Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Sumayya Fareez and I am a lecturer of DPT in Time Institute मुल्तान। हम आज जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है मेडिसिन 2 और उसके अंदर जो टॉपिक आज हमने कवर करना है वो है पार्किंसनिज्म या पार्किंसंस डिजीज़। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पार्किंसनिज्म। ठीक है, पार्किंसनिज्म इज़ अ डिजीज़ जो कि एक डीजनरेटिव डिजीज़ है, क्रॉनिक है, प्रोग्रेसिव है और ये हमारे पास एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं डोपामीन, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। ये हमारे पास वो न्यूरॉन्स जो कि डोपामीन को प्रोड्यूस करते हैं इन बेसल गैंग्लिया, वो डैमेज हो जाते हैं। अब उनके डैमेज होने की वजह से डोपामीन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और उस वजह से हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ जो है वो होती है। इंसिडेंस की अगर हम बात करें तो एज, हम लोग इसमें एज फैक्टर अगर हम उसको काउंट करें तो वो 50 ईयर्स के बाद जो है इसके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू 50 ईयर्स से कम लोगों में। हम लोग मतलब अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया है तो हम लोग उसको डायग्नोज एज अगर हम उसकी पूछें 50 ईयर्स से ज़्यादा और उस बाकी साइन एंड सिम्टम्स सारे वो पार्किंसनिज्म की शो कर रहा हो तो हम लोग उसको डायग्नोज कर सकते हैं कि हाँ भाई ये पार्किंसन डिजीज़ से जो है वो सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो इसमें मेल्स एंड फीमेल्स बोथ इक्वली जो है वो क्या कहते हैं इफ़ेक्ट होते हैं। यानी हम लोग ये नहीं कह सकते, कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर मेल टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि मेल्स के अंदर वो ज़्यादा हो सकती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं, जबकि पार्किंसनिज्म जो है वो इक्वली उनकी टेंडेंसी होती है कि वो मेल्स एंड फीमेल्स जेंडर को इक्वली इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, और स्मोकिंग की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो ये देखा गया है जनरली कि जो नॉन स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर पार्किंसन डिजीज़ जो है वो कम पाई जाती है। ठीक है, हमारे पास अब तीसरी जो बात हम लोगों ने देखनी है वो है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी, व्हाट इज़ इटियोलॉजी? इटियोलॉजी होती है रीज़न, कॉज क्या है, इस डिज़ीज़ के होने की वजह क्या है। तो इसकी 4-5 वजूहात हैं। सबसे पहली कुछ ऐसी वजूहात होती हैं कि हमें नहीं पता होता कि पार्किंसन डिजीज़ क्यों हुई है। ठीक है, तो इडियोपैथिक रीज़न होती है वो। ठीक है, दूसरी हमारे पास रीज़न आ जाती है जिसके अंदर हमारे पास एक इन्वायरमेंटल टॉक्सिन होता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले इडियोपैथिक। ठीक है, दूसरी हमारे पास आ जाता है MPTP। MPTP एक हमारे पास इन्वायरमेंटल टॉक्सिन है, ये स्टैंड करता है मिथाइल फिनाइल टेट्राहाइड्रोपाइरिडीन। ठीक है, और इसकी वजह से कहते हैं कि ये सीवियर जो किस्म का पार्किंसन है वो कॉज करने की इसके अंदर टेंडेंसी होती है। और इडियोपैथिक पार्किंसन के अंदर भी यही समझा जाता है कि उनमें MPTP की वजह से जो है वो पार्किंसन हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरी रीज़न आ जाती है, वो होती है ड्रग्स। कुछ ऐसी हर ड्रग जो भी हम बॉडी में लेते हैं उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। इवन कि अगर हम एक ये पैनाडोल भी लेते हैं तो वो भी हमें कॉन्स्टिपेशन और नोजिया वगैरह जो है वो फील करवा सकती है। ठीक है, तो इसी तरह हर ड्रग का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। तो कहा जाता है कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनकी वजह से जो है वो पार्किंसनिज्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और उन ड्रग्स में जो सबसे मेजर ग्रुप है ड्रग्स का वो है फिनोथाइजीन्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ट्रॉमा। ट्रॉमा, कोई भी आपके हेड को बार बार ट्रॉमा हो रहा हो, कोई हेड इंजरी बार बार हो रही हो जिसकी वजह से आपका ब्रेन जो है वो डैमेज हो रहा हो, ख़ास तौर पे आपका बेसल गैंग्लिया जो है वो डैमेज हो रहा हो, तो उस वजह से भी आपको पार्किंसनिज्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सबसे लास्ट रीज़न जो है हमारे पास वो होती हैं वायरल इन्फेक्शंस, जिसके अंदर हमारे पास इंसेफेलाइटिस लिथार्जिका। वायरल इन्फेक्शन में जो हमारे पास सबसे मोस्ट कॉमन आ जाती है वो है हमारे पास इंसेफेलाइटिस लिथार्जिका। तो उसकी वजह से भी हमारे पास पार्किंसनिज्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं कि पार्किंसनिज्म होता कैसे है। ठीक है, सबसे पहली बात हमें जो पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि हम लोग देखते हैं एक पेशेंट के अंदर, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि उसको पार्किंसन होने के चांसेस होते हैं। सबसे पहली बात उसके अंदर जो है वो हमारे पास डिप्लीशन हो जाती है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास आती है डिग्रेडेशन हो जाती है सेल्स की जो कि ब्रेन के अंदर होते हैं, खासतौर पर बेसल गैंग्लिया के जो सेल्स होते हैं उनकी डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाती है। सेकेंडली हमारे पास डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की डिप्लीशन होना स्टार्ट हो जाती है, उनका नंबर, उनकी अमाउंट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तीसरी जो हमारे पास रीज़न आती है वो हमारे पास ल्यूई बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास इओसिनोफिलिक बॉडीज़ होती हैं जो कि हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और कोई भी अगर चीज़ डीजनरेट हो रही हो तो उसके अंदर ल्यू बॉडीज़ जो हैं उनकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है।
तो वहाँ पे हमारे पास ल्यूई बॉडीज़ जो है उनकी प्रेजेंस जो है वो शो होती है बेसल गैंग्लिया में। तो इस वजह से हम लोग ये 3 वजूहात होती है जिनकी वजह से क्या होता है कि डोपामीन की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है। अब डोपामीन क्या करता है, डोपामीन बेसल गैंग्लिया से निकलता है, ठीक है, और वहाँ से वो जाता है ग्लोबस पैलिडस की तरफ, ठीक है। ग्लोबस पैलिडस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिवेशन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है, वो हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, उनकी प्लानिंग करता है, उनकी एग्जीक्यूशन करवाता है, ठीक है, कि कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म होना है तो वो किस तरह एक्शन परफॉर्म होना है, ठीक है। अगर मैंने ग्लास को पकड़ना है तो मैंने हाथ यूँ लेके जाना है, मैंने ग्लास को यूँ ग्रिप करना है और मैंने उठाना है और मैंने पानी पीना है, ठीक है। तो जो ये सारा प्लानिंग होती है सारी कहाँ पे होती है, हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कौन करवाता है, ग्लोबस पैलिडस। और ग्लोबस पैलिडस को कौन एक्टिवेट कराता है, हमारे पास डोपामीन। अब डोपामीन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो हमारे पास ग्लोबस पैलिडस जो है वो अपना वर्क सही तरह से परफॉर्म नहीं करेगा। ग्लोबस पैलिडस जो है वो अब वहाँ पे हमारे पास डोपामीन नहीं आ रहा, तो उस वजह से इनहिबिशन ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं वो परफॉर्म नहीं हो पाती। तो ये हमारे पास आ जाती है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द पार्किंसन डिजीज़, ठीक है। उसके बाद हम क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो 2 तरह के हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं कि हमारे पास इनिशियल क्लिनिकल फीचर्स आते हैं जो कि स्टार्टिंग में अगर डिजीज़ की जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं उसके अंदर हमें फील टायर्डनेस होती है, डिप्रेशन होता है, ठीक है, छोटी राइटिंग हैंड राइटिंग बहुत स्मॉल हो जाती है जिसको हम माइक्रोग्राफिया कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हाँ, स्पीच आपकी जो है वो ऑल्टर होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक, और एंग्जाइटी होना स्टार्ट हो जाती है पेशेंट को। ये हमारे पास सारे इनिशियल जो हैं वो सिम्टम्स आ जाते हैं। क्लासिकल सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं, अच्छा, इसमें हमारे पास MPTP आ गई, ड्रग्स आ गई, यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं ट्रॉमा था, और सबसे लास्ट में हमारे पास थी वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था इंसेफेलाइटिस लिथार्जिका। अच्छा, क्लासिकल सिम्टम्स में हमारे पास बात कर लेते हैं तो वो हमारे पास 5 जो है ना वो मेन क्लासिकल सिम्टम्स हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सिम्टम है ना वो इसका है ट्रेमर्स, ठीक है। मेडिसिन का जो पेपर आता है तो उसके अंदर हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया होता है वो सिनेरियो बेस्ड होते हैं, और उसके अंदर हम लोगों को जो सिम्टम्स होते हैं ना कि एक पेशेंट है उसकी एज, इंसिडेंस में आपको एज क्यों बताई जाती है, एज इसीलिए बताई जाती है ताकि जब आपके पास क्वेश्चन आए तो वो एज, कुछ चीज़ें, कुछ डिजीज़ एज रिलेटेड होती हैं, ठीक है। अब एक 4 इयर्स का बच्चा है या 5 इयर्स का बच्चा है और उसके आगे जो है ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं हो सकता ना उसे, ठीक है। लेकिन अगर वही साइन एंड सिम्टम्स सारे जो हैं वो 50 इयर्स की एज के बंदे के आ रहे हैं तो हम लोग उसे कह सकते हैं कि येस देयर माइट बी अ चांस कि इसको ऑस्टियोपोरोसिस हो, ठीक है। तो एज इज़ अ मेन फैक्टर, वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डायग्नोज करने में कि इस बंदे को ये डिजीज़ है कि नहीं। तो एज की वजह से हम बहुत सी चीज़ें रूल आउट भी कर देते हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस अपना अच्छा करने के लिए हम लोगों को इस तरह की चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन सी एज रिलेटेड डिजीज़ हैं, कौन से साइन एंड सिम्टम्स जो है वो किस डिजीज़ में आते हैं। और बहुत से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो बहुत सी डिजीज़ में होते हैं, लेकिन उनको रूल आउट करने का तरीका यही होता है, आप सबसे पहले जेंडर देखते हैं, एज देखते हैं, और साइन एंड सिम्टम्स के मुताबिक देखते हैं कि वाकई वो उस बंदे को हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेमर्स की। अब मैं आपको पेपर के बारे में बता रही थी कि पेपर जब आता है तो उसके अंदर यही लिखा हुआ था कि 60 ईयर ओल्ड पेशेंट केम टू द ER और उसको ये साइन सिम्टम्स, सारे साइन एंड सिम्टम्स लिखे हुए होते हैं। तो वो आपसे पूछते हैं कि प्रोबेबल डायग्नोसिस जो है वो आप बताएं कि क्या हो सकता है और उसकी मैनेजमेंट भी आपने बतानी है, ठीक है। तो मेडिसिन का पेपर जो वो इस तरह आता है, उसमें आपने डेफिनेशन और इस तरह की चीज़ें याद नहीं करनी होती हैं, उसमें आपने इस तरह की साइन एंड सिम्टम्स देखने होते हैं और उसके बाद डायग्नोसिस उसका करना होता है और उसकी मैनेजमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब हम लोग ट्रेमर्स की बात कर लेते हैं। तो ट्रेमर्स 2 तरह के होते हैं, एक रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं और एक एक्शन ट्रेमर्स होते हैं, ठीक है। रेस्टिंग ट्रेमर्स वो होते हैं जब बंदा कोई अपना काम नहीं कर रहा है, वो वैसे ही बैठा हुआ है, रेस्ट कर रहा है, तब भी उसके जो हैं वो हाथ काँप रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग राशा कहते हैं कि आपके हाथ जो हैं वो काँप रहे होते हैं। तो दोज आर ट्रेमर्स। और पार्किंसन की जो सबसे मेन फीचर है कि इसके अंदर हमारे पास रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड इसका आ जाता है क्लासिकल फीचर आ जाता है, वो हमारे पास आ जाती है रिजिडिटी, ठीक है। रिजिडिटी क्या होती है? रिजिडिटी ये होती है कि कोई भी अपने एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। अगर मैंने ये पेन जो है वो उठाना है तो मैं अपना हाथ सीधा लेके जा रही हूँ, आराम से मैं स्मूथली जो है वो मैंने एक्शन परफॉर्म कर लिया, ठीक है, एक कोऑर्डिनेटेड वे में। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी कोऑर्डिनेशन जो है वो डैमेज होती है, तो उस वजह से आप कोई भी एक्शन जो है सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसके अंदर 2 तरह की रिजिडिटी होती है, एक कॉगव्हील
रिजिडिटी इसमें पाई जाती है। दूसरी इसके अंदर जो है वो लेड पाइप रिजिडिटी पाई जाती है, ठीक है। जैसे लेड के पाइप होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, उस तरह जो कॉकविल रिजिडिटी होती है वो आपकी अपर लिम्ब के अंदर जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, जबकि लेड पाइप जो है वो आपकी लोअर लिम्ब में पाई जाती है। कॉकविल रिजिडिटी का क्या मतलब है, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा एक क्या कहते हैं, कॉकविल रिजिडिटी होती है जैसे वो एक यूँ करके पेच होता है, जैसे आपने कभी देखा हो फॉर एग्जाम्पल उसने एक्शन परफॉर्म करना है तो वो बिल्कुल स्मूथली उसे परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो दरमियान में अड़ के करेगा परफॉर्म, जैसे ये ठीक है। ये होती है कॉकविल रिजिडिटी, मतलब उसने अगर फ्लेक्शन परफॉर्म करनी है, मैंने फ्लेक्शन परफॉर्म करनी है तो मैं बिल्कुल स्ट्रेटली उसे परफॉर्म कर लिया, ठीक है। लेकिन वो जब उसे ऊपर कोई चीज़ उसने उसे ऊपर लेके आनी होगी तो वो करेगा यूँ, रुक जाएगा, फिर यूँ करेगा, फिर यूँ करेगा, फिर यूँ करेगा। दिस इज़ कॉकविल रिजिडिटी, ठीक है। और लोअर लिम्ब के अंदर उसकी लेड पाइप रिजिडिटी होती है, जैसे पाइप बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, आप उन्हें बेंड नहीं करा सकते, तो इसके अंदर भी पेशेंट्स की बेंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, ठीक है। तीसरी हम लोग जो इसकी बात करते हैं वो आ जाती है, तीसरी जो है वो हमारे पास जो इसका सिम्टम आ जाता है वो है हाइपोकाइनेसिया या ब्रेडिकाइनेसिया। हाइपोकाइनेसिया और ब्रेडिकाइनेसिया में क्या होता है कि स्लोनेस हो जाती है मूवमेंट्स में, ठीक है। स्लोनेस क्या होता है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे उसको बहुत स्लोली परफॉर्म करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम वॉक कर रहे होते हैं, हम वॉक करते करते अपना हाथ भी हिलाते हैं, ठीक है, लेकिन वो रिड्यूस हो जाता है उनका, वो उनकी हाथ जो है वो हिलने की एबिलिटी उनकी कम हो जाती है। और इसके अलावा वो कोई भी काम कर रहे होते हैं वो बहुत स्लो कर रहे होते हैं, कोई बात कर रहे होंगे तो वो बहुत स्लोली जो है वो क्या कहते हैं अपने मुंह से अल्फाज अदा कर पाते हैं, बहुत स्लोली जो भी काम कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे पास जितनी भी वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं वो स्लो हो जाती हैं, और जो ऑटोमेटिक मूवमेंट्स होती हैं ना वो रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिक मूवमेंट्स क्या है, आप चल रहे हैं, चलते चलते आपका हाथ नहीं हिलना है, यह आपका एक ऑटोमेटिक फंक्शन है जो साथ साथ परफॉर्म होता है, उनके केस में जो है वो ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तीसरी जो है वो इसके बाद ये आ जाती है कि जो इनका फेस होती है उसकी अपीयरेंस जो बिल्कुल इमोशनलेस हो जाती है, मास्क लाइक फेस इनके हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास आ जाती है इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, जो इनकी ब्लिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा इनफ्रीक्वेंट हो जाती है, ठीक है। अब जो चौथी है वो हमारे पास आ जाता है पोस्चर एंड एबनॉर्मल गेट। पोस्चर की जहाँ तक बात करें तो जो पार्किंसन के पेशेंट्स होते हैं उनका जो पोस्चर होता है वो स्टूपिंग पोस्चर हो जाता है, यानी ये फ्लेक्स पोजीशन में चले जाते हैं, ठीक है। और जब चल रहे होते हैं तब भी फ्लेक्स पोजीशन के अंदर चल रहे होते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स उठा रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इनके अंदर गेट की बात करें तो इनके अंदर जो गेट है वो होता है फेस्टिनेटिंग गेट। फेस्टिनेटिंग क्या गेट होता है, छोटे छोटे स्टेप्स लेना और स्पीडीली लेना, ठीक है। मतलब स्पीड ज़्यादा होती है और छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं क्योंकि इनको डर होता है कि ये गिर जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये छोटे छोटे स्टेप्स लेके जल्दी जल्दी चलने की कोशिश, यानी जहाँ पे भी इन्होंने जाना होता है तो वो कहते हैं कि हम जल्दी जल्दी पहुँच जाएं इससे पहले कि हम गिर जाएं। इनको फेयर ऑफ फॉल होता है, इस वजह से स्मॉल स्टेप्स विद इंक्रीज्ड स्पीड, तो वो हमारे पास होता है फेस्टिनेटिंग गेट। तो पार्किंसन डिजीज़ जो है उनके पेशेंट्स की जो है वो एक मेन फीचर होता है फेस्टिनेटिंग गेट का, ठीक है। और सबसे लास्ट जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास है स्पीच एंड कॉग्निशन। अब क्या है स्पीच एंड कॉग्निशन में, ऑब्वियसली बात है उनका बेसल गैंग्लिया डैमेज है, उनकी जो भी कमांड्स हैं डोपामीन की वजह से आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता, उसकी इनिबिशन हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि उनकी स्पीच जो है वो स्लर्ड हो जाती है, ठीक है। स्लरिंग उनकी स्पीच होती है, रेपिटिशंस, आप उनको जब उनकी आप थेरेपी करा रहे होते हैं तो आप उनको वर्ड्स याद कराने की कोशिश करवा रहे होते हैं क्योंकि उनको डिमेंशिया भी कभी कभी कुछ केसेस के अंदर हो सकता है, ठीक है। स्लर्ड स्पीच होती है, वर्ड्स जो वो प्रॉपरली अदा नहीं कर पाते, और अगर कोई एक वर्ड बोलते हैं तो उसकी बार बार रेपिटिशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है उनकी कॉग्निशन भी डैमेज होती है और स्पीच भी जो है वो ऑल्टर हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग स्टेजेस की बात करते हैं तो इसकी जो स्टेजेस हैं वो 3 होती हैं, ठीक है। सबसे पहली स्टेज है वो हमारे पास अर्ली स्टेज है, फिर मॉडरेट स्टेज आ जाती है हमारे पास, और जो हमारे पास तीसरी स्टेज आ जाती है वो आती है सीवियर।
अब हम लोग पार्किंसन के पेशेंट को इन 3 स्टेजेस पे किस बेसिस के ऊपर डिवाइड करते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स की बेसिस पे, ठीक है। अगर उसके पास सिर्फ ट्रेमर्स और रिजिडिटी आ रही है तो हम लोग कहते हैं कि वो अभी अर्ली स्टेज में है, ठीक है, और उसकी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हम उसके मुताबिक डिज़ाइन करते हैं। अगर वो मॉडरेट स्टेज में है तो उसके अंदर उसके ट्रेमर्स, रिजिडिटी और हाइपोब्रेडिकाइनेसिया, ये तीनों हमारे पास फीचर्स आते हैं, ठीक है। अगर वो सीवियर में है तो सीवियर के अंदर ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की, ठीक है। मैनेजमेंट हम लोग किस तरह करते हैं? सबसे पहली बात, इसकी जो मैनेजमेंट है वो 2 तरीक़ों से हो सकती है। दो तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो इसका तरीका है वो हम लोग इसको ड्रग्स के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, दूसरा इसका सर्जिकल है, ठीक है। पहला जो हमारे पास ड्रग्स हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं? एक तो हम इनको इन तरह के पेशेंट को एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दे सकते हैं। दूसरी जो मेन ड्रग है वो है लीवोडोपा। अब लीवोडोपा क्या चीज़ है? लीवोडोपा एक हमारे पास ड्रग है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारे ब्रेन में जाके डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग डोपामीन क्यों नहीं देते पेशेंट को? डायरेक्ट डोपामीन की डेफिशिएंसी है ना, डोपामीन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो डोपामीन देना चाहिए, लेकिन डोपामीन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, डोपामीन उसको क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रेन में ही प्रोड्यूस होता है, तो उसे कोई ब्लड ब्रेन बैरियर पर क्रॉस करने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो ब्रेन में प्रोड्यूस हुआ है सब्सटेंशिया नाइग्रा में, और वहीं से उसने सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जो है वो एक्टिवेट कर दिया है, ठीक है। अब वहाँ पे वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, उसकी डेफिशिएंसी है, तो उसे बाहर से हम लोगों ने सप्लाई करना है। तो अगर हम बाहर से उसे डोपामीन देंगे तो बाहर से फिर आ जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर, वो उसको क्रॉस नहीं होने देगा, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि अगर हम देखें, ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये आपका ब्रेन है, और ये आउटसाइड द बॉडी है, ठीक है। अब यहीं पे आपके पास डोपामीन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था, तो वो यहीं पे यूटिलाइज हो गया, तो हमें कोई भी बैरियर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब यहाँ पे डोपामीन जो है उसकी डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो गई है, तो हमें डोपामीन जो है वो बाहर से प्रोवाइड करना है। अब डोपामीन जब बाहर से आएगा तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो उसे क्रॉस नहीं होने देगा, तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं? लीवोडोपा। लीवोडोपा जो होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है, वो जैसे ही ब्रेन में आता है तो वो डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। तो लीवोडोपा जो है उसको ब्रेन में देने के, अब लीवोडोपा को देने का एक नुकसान ये है कि हम लोग जो 90% ड्रग है वो लूज़ कर देते हैं जीआईटी में और ब्लड में। कैसे? कि लीवोडोपा जैसे ही जाता है तो वो जीआईटी में और ब्लड के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है वहीं पे जाके, और वो सारा मतलब वेस्ट हो जाता है। सिर्फ 10% अमाउंट जो है, यानी बहुत थोड़ी अमाउंट जो है वो हमारे ब्रेन तक पहुँच पाती है, ठीक है। तो इस डिकम्पोजिशन को, डिग्रेडेशन को इन द जीआईटी प्रिवेंट करने के लिए हमें लीवोडोपा अकेले हम नहीं दे सकते, हमें इसको किसी ना किसी और ड्रग के साथ देना पड़ता है, और उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है वो हमारे पास कार्बिडोपा है, उसके साथ हम इसको देते हैं, सो दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डोपामीन कैन बी यूज्ड इन द ब्रेन, ठीक है। ये इसकी मैनेजमेंट आ गई एक ड्रग से, और दूसरा इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर हमारे पास सर्जिकल हमारे पास जो आ गई है वो यही इंटरवेंशन है कि हम लोग जो है वो रिमूवल करवा देते हैं ग्लोबस पैलिडस का या थैलेमस का, सो दैट पेशेंट जो है वो फर्दर लॉस जो है वो फेस ना करें। तो ये हमारा पार्किंसन डिजीज़ जो है उसका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इसके रिलेटेड कोई भी अगर कन्फ्यूजन होगी तो वो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।